नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को घटना चक्र एसएससी जीएस के इस बुक में आधुनिक इतिहास के जितने टॉपिक हैं उस सारे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। इसके पहले के जैसे कि मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास के सारे टॉपिक को पढ़ा दिए गए हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, इसमें आधुनिक इतिहास में जो सबसे पहला टॉपिक है वह है यूरोपीय कंपनियां। क्या है? यूरोपीय कंपनियां। इस पेज को थोड़ा सा हम जूम करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट या कोझिकोड में आया था? तो कब आया था? तो सबसे पहले आया था 1498 में। 1498 में वास्को डिगामा जो था वो कालीकट के तट पर आया था। इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पे 20 मई 1498 को पहुंचा। कब? 20 मई 1498 को उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों और भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में नए युग का शुभारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषण ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो किसने की? तो वास्को डिगामा ने। किसने? वास्को डिगामा हो जाएगा। 1498 ईस्वी में निम्नलिखित में से वह पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था जिसने अफ्रीका के चारों ओर नौकायन किया और यूरोप से भारत तक एक नई समुद्री मार्ग खोजा? तो कौन था? तो वह था वास्को डिगामा था। कौन था? वास्को डिगामा। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। किसने? वास्को डिगामा ने। आगे देखते हैं दोस्तों। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा की मृत्यु 1524 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? तो ये कोच्चि में हुई थी। कहाँ पे? कोच्चि में हुई थी। आगे देखेंगे। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा की मृत्यु जो है 1524 ईस्वी में कोच्चि में हुई थी। प्रथम पुर्तगीज वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। कालीकट के तत्कालीन शासक जो जमोरिन ने उसका स्वागत किया। अगला क्वेश्चन है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो हो जाएंगे पुर्तगाली। क्योंकि जो वास्को डिगामा ही था, वास्को डिगामा ही तो पहला पुर्तगाली था। वो कहाँ का था? पुर्तगाल का ही तो था। तो यहाँ पे देखिए 6वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले जो था 1498 ईस्वी में पुर्तगाली और सबसे अंत में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। आगे है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? तो ये था पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों के सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया और द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर वसूली की। आगे है कौन से पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था? तो कौन सा पुर्तगाली नेता? तो था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कौन हो जाएगा? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है अगला इसमें देखते हैं 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया क्योंकि उसने मुख्य उद्देश्य था वह हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में प्रभुत्व स्थापित करना था। 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जगह अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया, जिसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। उसने भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी 1505 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज 1505 ईस्वी में की गई थी। 8वीं शताब्दी के आसपास से यहाँ अरब व्यापारी बसने लगे थे। इसके बाद क्रमशः पुर्तगाली, डच तथा ब्रिटिश आए। वर्ष 1948 ईस्वी में यह देश अंग्रेजों से मुक्त होकर
स्वतंत्र हुआ। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? तो कौन था वो थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण जो है फ्रांसिस्को दी एल्वीडा, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में करवाया था। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो क्या कहते थे? तो उसको कहा जाता कैलिको कहा जाता है। क्या कहा जाता? कैलिको। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहलाते थे। कैलिको के अंतर्गत महीन से महीन मलमल से लेकर मोटे से मोटे मार्किन तक सम्मिलित थे। गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1510 ईस्वी में लड़ी गई थी गोवा की लड़ाई। इसके बारे में देख लेते हैं। गोवा की लड़ाई 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क बीजापुर के शासक यूसुफ अब्दाली आदिल शाह के मध्य हुई थी। इस लड़ाई में अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और उस पर अधिकार ले लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो पुर्तगालियों को सुवाली के युद्ध में हराया था। किस में हराया था? सुवाली के युद्ध में हराया था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को सुवाली के युद्ध में 1612 ईस्वी में हराया था। किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया था? तो कब किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था। 1510 ईस्वी में गोवा पे पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। तत्कालीन पुर्तगीज गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ अब्दाली शाह को पराजित कर गोवा पे अधिकार किया था। आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। अगला है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया था? तो कब किया गया था? 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी हो जाएगा। आगे है, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ से एक चार्टर प्राप्त किया जिसमें इसे वर्ष में पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया। तो किस वर्ष के? 1600 ईस्वी के पूर्व व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त कर दिया था। 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाके को खंगाल सकती है और वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कंपनियों पर बेच सकती है। कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। आगे है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनाया था? तो कौन सा पहला किला बनाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई में बनवाया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र था। किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी? तो यह 1608 में। कब? 1608 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के पास आया था। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आई थी? तो कब पहली बार आई थी? तो सूरत में आई थी। कहाँ पे? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की थी। कब?
सूरत हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अंग्रेज ने स्वाली के युद्ध में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ा था? तो स्वाली के युद्ध में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ा था? तो पुर्तगालियों के खिलाफ। इसके बारे में देख लेते हैं। अंग्रेज ने स्वाली का युद्ध नवंबर 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा था। यह युद्ध सूरत शहर के निकट स्थित गांव सुवाली के तट पर हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली पराजित हुए। अगला, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वेदरा का युद्ध लड़ा गया था 1759 ईस्वी में। कब? 1759 ईस्वी में। ब्रिटिश सेना और डच सेना के मध्य जो है बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में डच पराजित हुए और भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त हो गई। आगे है आपका, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1661-51 ईस्वी में। कब? 1651 ईस्वी में नदी के किनारे हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी? तो हुगली नदी के किनारे हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी? हुगली। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 में हुगली नदी के किनारे हुई थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उन्हीं जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इन फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? तो खोली गई थी सूरत में। पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पे? सूरत हो जाएगा। फ्रांस के राजा लुईस 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिससे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल कहा गया। और 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरों के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। 1669 ईस्वी में मुसल्लीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना हुई। अगला, फोर्ट फोर्ट सेंट लुइस एक किला जो भारत के पूर्वी तट पांडिचेरी में स्थित था। तो कौन हो जाएगा? तो फ्रांसीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी हो जाएगा। फोर्ट सेंट लुइस एक फ्रांसीसी किला था जो भारत के पूर्वी तट पांडिचेरी में स्थित था। चंद्रनगर या चंदन नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई थी। यह एक कॉलोनी थी। किसकी कॉलोनी थी? तो फ्रेंच की कॉलोनी थी। किसकी हो जाएगी? फ्रेंच की हो जाएगी। चंद्रनगर या चंदन नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई थी। यह एक फ्रेंच कॉलोनी थी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या हो जाएगी? पुदुचेरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पुदुचेरी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी जो थी पुदुचेरी या पांडिचेरी थी, जो 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती स्थापित की थी। वाडी आज के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने को हराया था। तो किसको हराया था? अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों को हराया था। किसको? फ्रांसीसियों को। वाडीवास के युद्ध में 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता जो थे सर आयरकूट थे, जबकि फ्रांसीसी सेना के नेतृत्वकर्ता काउंट डी लाली ने किया था। अगला, 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्री मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया? तो कहाँ जाने से इनकार कर दिया? तो बर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्मा हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है 1824 ईस्वी में सिपाहियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला था, जिसमें सिपाहियों ने मना कर दिया क्योंकि उस समय समुद्र पार करना धर्म विरुद्ध एवं जाति से भ्रष्ट होना माना जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित की गई थी? तो कब? 1765 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1765 ईस्वी में हो जाएगा। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी? तो प्रदान की गई थी 1765 ईस्वी में। कब? 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई जो 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी? तो लड़ी गई थी बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में। कब? 1764 में। बक्सर का युद्ध जो था 1764 ईस्वी में, जिसमें ब्रिटिश सेना ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम को सम्मिलित सेना को परास्त किया
और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान जो मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश जो है अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया था, तो दिल्ली विजय का मार्ग भी इससे खुल गया। आगे है शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? तो 1765 ईस्वी में। कब? 1765 ईस्वी में। आगे देखते हैं तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के मध्य हुई थी, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। और 16 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की दूसरी संधि की, जिसके तहत अंग्रेजों को अवध से कर मुक्त व्यापार करने तथा अंग्रेजी रेजिडेंट को रखने की सहमति व्यक्त की गई। अगला है मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। तो कब किया था? तो 1765 में। 1765 हो जाएगा। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान कर दी थी। आगे नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण में करवाया था। तो कब करवाया था? दिल्ली में करवाया था। कहाँ पे? दिल्ली में करवाया था। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण 1754 ईस्वी में दिल्ली में कराया था। अगला है निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब जो था वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह हो जाएगा। अवध का अंतिम नवाब जो था वाजिद अली शाह 1847 से 1856 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी के कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। आगे है किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया था? तो कौन सी लड़ाई थी? तो इसमें देख लेते हैं हम। ये हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। कौन सी हो जाएगी? बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया था। इन निवासियों का कार्य कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ाना था। अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज क्या हुए थे? विजयी हुए थे। आगे है निम्नलिखित में से किस स्थान पे वोडेयार वंश का शासन था? तो वोडेयार वंश का शासन किस पे था? तो मैसूर पे था। कहाँ पे हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। टीपू सुल्तान को का शेर कहा जाता था। किसका शेर कहा जाता था? तो मैसूर का शेर कहा जाता था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। वह एक कुशल शासक था जिसने अपने पिता की नीति का अनुसरण किया और हैदर अली की मृत्यु के बाद भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध टीपू सुल्तान द्वारा जारी रहा। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने मैसूर का शेर मैसूर कहा जाता था। आगे देखते हैं तो मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की थी? तो प्राप्त की थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसके बारे में देख लेते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 ईस्ट इंडिया कंपनी को मैसूर पर अंतिम रूप से विजय प्राप्त हुई थी। मंगलौर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो किसके? तो यह हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच। मार्च 1784 ईस्वी में मंगलौर, जिसे मैंगलोर भी कहा जाता है, की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के फलस्वरूप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 जो था वह समाप्त हो गया। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पे किस वर्ष पे हस्ताक्षर किए थे? तो ये 1784 में। कब? 1784 में। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को वापस कर दिया था। आगे 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो हराया था टीपू सुल्तान को। किसको? टीपू
सुल्तान को। 1799 ईस्वी में चौथे मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। इस समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो कौन था? तो वह था टीपू सुल्तान। कौन हो जाएगा? टीपू सुल्तान हो जाएगा। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित है, जिसने रंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और इसका सदस्य बना। उसने अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम और फ्रांस और मैसूर की मंत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था। अगला है ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? तो किसके बाद प्राप्त हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति और ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ जो था प्लासी के युद्ध से हुआ था। प्लासी जो था, वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध मैदान जो पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यह 23 जून 1757 को हुए प्रसिद्ध युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हराया था। जबकि पानीपत का युद्ध जो था 1526 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में और वाडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों की प्रभुत्ता बंगाल में स्थापित हो गई, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। अगला है अलीवर्दी खां का नवाब था। तो कहाँ का नवाब था? तो ये था बंगाल का नवाब। कहाँ का हो जाएगा? बंगाल का नवाब। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 में बंगाल का नवाब था। इसकी मृत्यु के बाद दौहित्र सिराजुद्दौला 1756-1757 ईस्वी तक बंगाल का नवाब हुआ। इसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो प्लासी के युद्ध में हराया था। किसमें? प्लासी के युद्ध में हराया था। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में पश्चिम बंगाल रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया था। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को तत्कालिक वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। अगला है प्लासी का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। तो प्लासी को 1757 में लड़ा गया था। कब? 1757 में। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1757 में। आगे है आपका प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और को नवाब बनाया गया था। तो किसको नवाब बनाया गया था? तो मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर को हो जाएगा नवाब बनाया गया था। ब्रिटिशों के साथ अलीगढ़ की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो वह था सिराजुद्दौला। कौन हो जाएगा? सिराजुद्दौला। फरवरी 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ने अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गित करके और एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई। मुर्शिद कुली खां नवाब था। तो कहाँ का नवाब था? तो वह बंगाल का नवाब था, मुर्शिद कुली खां। महाराजा रणजीत सिंह ने राज्य की राजधानी कहाँ थी? महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वह थी लाहौर में। कहाँ हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को क्षेत्रीय राज शुक्रचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर हुआ था। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी जो थी लाहौर और धार्मिक राजधानी जो थी अमृतसर, दोनों को उसके अधीन आ गई थी। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 15 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकोमार्ट ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह को अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहब गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो रणजीत सिंह को जाना जाता है। किसको? रणजीत सिंह को जाना जाता है।
रणजीत सिंह को अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर की सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? तो चार्ल्स मेटकाफ को भेजा था। किसको? चार्ल्स मेटकाफ को भेजा था। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 ईस्वी ने चार्ल्स मेटकाफ को रणजीत सिंह से मित्रता करने की संधि हेतु भेजा था। महाराजा मेटकाफ का आक्रामणात्मक और रक्षात्मक संधि का प्रस्ताव मानने को तैयार हो गया। अंततः 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर पर हस्ताक्षर हुआ। अगला, अमृतसर का संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1809 ईस्वी में। कब? 1809 ईस्वी में। अंग्रेजों और विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर की संधि कर ली थी। इस संधि द्वारा रणजीत सिंह ने सतलुज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया तथा उत्तर में राज्य विस्तार की छूट दी गई। संधि के बाद रणजीत सिंह ने राज्य विस्तार की पूर्वी सीमा को सतलुज नदी तक ही स्वीकार कर लिया। आगे है सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। इसमें पहला है पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश की स्वतंत्रता सेनानी ने किया था। तो किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। इनके बारे में देख लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था तथा पश्चिमी शिक्षा पे बल दिया। उनके नवीन विचारों के कारण ही उन्हें 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का पिता यानी भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत कहा गया। अगला, समानतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया? तो राजा राम मोहन राय को। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय ने 1833 ईस्वी ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। इस समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया गया। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम और जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी और उनकी समाधि स्थापित है। इस संस्था में नया जीवन फूंकने और एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में उसने आगे बढ़ने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय की हो जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका 1815 ईस्वी में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा दार्शनिक चर्चा वृत्त के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राम मोहन राय। कौन थे? राम मोहन राय। 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली आत्मीय सभा दार्शनिक चर्चा वृत्त के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। हिंदू धर्म के एक ईश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए उन्होंने युवा समर्थकों के सहयोग से इसकी स्थापना की थी। अगला, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य तीनों संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? तो कौन हो जाएगा? तो ब्रह्म समाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित संगठनों का कालक्रम है ब्रह्म समाज हो जाएगा, परमहंस मंडली हो जाएगा, प्रार्थना समाज है, सत्य शोधक समाज। अतः स्पष्ट है कि ब्रह्म समाज अन्य संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे दयानंद सरस्वती थे। कौन हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती मूल नाम मूलशंकर ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय जो लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ था। शुद्ध वैदिक परंपरा का विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों का भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया।
कहा गया या कहा जाता है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना भी की थी। निम्नलिखित में से 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो किए थे दयानंद सरस्वती जी ने। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है? तो हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा इसके बारे में देख लेते हैं हम। तो वो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये गलत हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे। अभी हम लोग ओपन को पढ़ा गया है, इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन के राय के द्वारा की गई थी। अन्य तीनों जो विकल्प है वह सही हो जाएगा। आगे भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1870 में। कब हो जाएगा? 1870 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। इसमें ब्रह्म समाज के धर्मनिरपेक्ष पक्ष का प्रतिनिधित्व किया था इसमें, और ऐसे कई लोगों को शामिल किया जो ब्रह्म समाज के नहीं थे। आगे आपका थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो थे वे थे मैडम ब्लावेट्स्की। कौन थी? मैडम ब्लावेट्स्की हो जाएंगी। आगे देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट और विलियम क्वान जज और अन्य के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। 1879 ईस्वी में कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावेट्स्की भारत आए तथा 1882 ईस्वी में मद्रास में अडयार के निकट थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें आगे आपका भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसोफिकल सोसाइटी के जो किए थे मैडम ब्लावस्की थे। कौन थी? मैडम ब्लावस्की थे। इनके बारे में हम लोग पढ़ा गया था। ऑप्शन में इसमें कोई है नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में देखें, क्योंकि एनी बेसेंट जो थी इससे जुड़ी हुई थी, लेकिन स्थापना इन्होंने नहीं किया था। कौन किया था? मैडम ब्लावत्स्की ने किया था। अभी हम लोग मैडम ब्लावत्स्की और अल्काट ने मिलकर इसको किया था। 3-4 लोगों ने मिलकर किया था। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं। जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके बारे में देखते हैं। इसमें दिया ना कि 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्या बनी और 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। एनी बेसेंट 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी और वर्ष 1933 ईस्वी तक अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट अधिक से अधिक भारतीय लोगों को इसमें जोड़ने में सफल रही। उत्तर की व्याख्या के स्पष्टीकरण के लिए जो उत्तर है आपका उसकी व्याख्या का उपयुक्त प्रश्न की कोई व्याख्या सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं था। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपरा जो उपयुक्त जो उसके ऊपर का जो है प्रश्न वो देखना पड़ेगा। उसमें आपको नहीं बताया गया था कि अल्काट और मैडम ब्लावस्की ने इसका थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किए थे सर विलियम जोन्स। किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में हेस्टिंग के समय में दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इनके द्वारा अनुदित पहली पुस्तक जो थी वह भगवद गीता विल्किंस द्वारा तथा दूसरी जो थी हितोपदेश थी। कौन थी? पहली भगवद गीता, दूसरा हितोपदेश थी। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुधार संघ के संस्थापक जो थे वे थे केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित की गई थी, जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज तथा दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सुधार में सक्रियता से जुड़े नहीं थे? कौन नहीं थे जुड़े थे? तो इनके बारे में देख लेते हैं। कौन नहीं जुड़े हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं जुड़े थे। इनके बारे में देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे, जबकि राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले ने शुद्ध रूप से सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। आगे है,
बीयू वृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्री बाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से थी? किस राज्य से थी? तो महाराष्ट्र से। कहाँ से हो जाएंगी? महाराष्ट्र से हो जाएंगे। वयोवृद्धता स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। वह भारत की महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका और महाराष्ट्र कवयित्री थी। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 ईस्वी में ज्योतिबा फुले से हुआ था। उन्होंने वर्ष 1848 ईस्वी में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किस वर्ष की थी? तो 1897 में। कब? 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कोलकाता के वेल्लूर में की थी। कहाँ पे? कोलकाता के वेल्लूर में। वर्ष 1909 ईस्वी में सोसाइटी का पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक और सामाजिक धार्मिक संगठन को उचित मिलान करने वाले विकल्प का पहचान करना। आपको इसका हम डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, पूरा इसमें एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थे स्वामी विवेकानंद ने 1857 ईस्वी में की थी तथा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, आगे आपका स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व धार्मिक सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। तो कब किया था? तो किए थे 1893 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में शिकागो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व धार्मिक सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन का सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। अगला है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो शारदा अधिनियम का संबंध जो है बाल विवाह से है। किससे हो जाएगा? बाल विवाह से हो जाएगा। वर्ष 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी प्रसिद्ध न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बन गया था। उन्हीं के नाम पर उन्हें शारदा अधिनियम यानी शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। अगला है, निम्न में से किस वर्ष सम्मति आयोग अधिनियम का आरंभ और अधिनियमन किया गया था? तो 1891 में। को 1891 में। 1891 में सम्मति आयोग अधिनियम का आरंभ और अधिनियमन किया गया। इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को विवाह पे रोक लगा दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने। किसने? पंडिता रमाबाई ने। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना 1889 में पंडिता रमाबाई ने मुंबई में की थी। अगला, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये ज्योतिबा राव फुले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा राव फुले के द्वारा की गई थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो थे ज्योतिबा फुले ने की थी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी और अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे आपका ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन या किस संघ की स्थापना की गई थी? तो की गई थी सत्यशोधक समाज की। किसकी? सत्यशोधक समाज की। आगे है, निम्नलिखित में से किसने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो किसने किया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? तो ये हो जाएगा विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स हो जाएंगे। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता या कोलकाता में की थी। अगला है, सर विलियम जोन्स ने निम्न में से किस वर्ष में कलकत्ता एवं कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी? 1784 में की गई थी ना। तो आगे इसमें देखते हैं, 1784 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया भी है 1784। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आप किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये थे इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। ठीक,
इनके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत 1916 में मद्रास में जस्टिस पार्टी की स्थापना से मानी जाती है। आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? तो ये हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख। कौन हो जाएंगी? दुर्गाबाई देशमुख। आंध्र महिला सभा की स्थापना जो थे दुर्गाबाई देशमुख ने किया था। दुर्गाबाई देशमुख भारत के प्रथम वित्त मंत्री सीडी देशमुख की पत्नी थी। निम्न में से किस आधुनिक राज्य ने वायकोम आंदोलन की उत्पत्ति देखी? तो वायकोम आंदोलन की उत्पत्ति किस राज्य ने देखी थी? तो केरल हो जाएगा। वायकोम सत्याग्रह आंदोलन अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोल यानी आधुनिक केरल में चलाया गया था। वस्तुतः वायकोम सत्याग्रह त्रावणकोल में दलित वर्गों का मंदिर प्रवेश आंदोलन था। यह आंदोलन 1924-1925 के बीच गांधीवादी नेता टी के महादेवन के कल्पक्कन तक केपी केशव मेनन के नेतृत्व में आधुनिक केरल राज्य में चलाया गया था। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत जो थे ई.बी. रामास्वामी नायकर ने की थी। किसने? ई.बी. रामास्वामी नायकर ने। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में कहा जाता है? तो किन्हें जाना जाता है? तो ये थे नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। कौन हो जाएंगे? नवाब अब्दुल लतीफ़ खां हो जाएंगे। नवाब अब्दुल लतीफ़ खां ने 19वीं सदी में बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान जो था वो महत्वपूर्ण था। वहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था इस्लाम को परिशुद्ध करना था। क्या था? इस्लाम को परिशुद्ध करना हो जाएगा। बहावी विद्रोह जो था 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में प्रारंभ हुआ था। 7वें दशक वरेवली तक चलता रहा। इस आंदोलन के प्रवर्तक जो थे रायबरेली के सैयद अहमद थे। इनका मुख्य केंद्र जो था कब था? मुख्य केंद्र जो था पटना शहर था। यह पुनर्जागरणवादी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो प्रथम कुलपति जो देखेंगे तो ये थे हकीम अजमल खां। कौन थे? हकीम अजमल खां हो जाएंगे। 22 नवंबर 1920 को हकीम अजमल खां को जामिया मिलिया इस्लामिया का पहला चांसलर नियुक्त किया गया था। प्रश्न अंग्रेजी संस्करण में चांसलर शब्द का प्रयोग किया गया जबकि हिंदी संस्करण में इसमें कुलपति शब्द का प्रयोग किया गया है। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो था सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद मुसलमानों में धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से चलाया गया था। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? तो कौन थे वो? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर को जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक थे। अगला देखेंगे। अगला जो टॉपिक हुआ है उपनाम, कथन और पुस्तकें। इनके बारे में देख लेते हैं। तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? किसने दिया था सरोजिनी नायडू को? तो ये दिए थे महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। सरोजिनी नायडू 13 फरवरी 1779 ईस्वी को 2 फरवरी 1949 का जन्म हैदराबाद में हुआ था। ये 13 वर्ष की उम्र में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता लिखी थी। इंग्लैंड में पहली बार गांधी जी से मिले और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गई थी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी ने दिया था। वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री थी। पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। 1925 में कानपुर में होने वाला का सम्मान मिला उन्हें और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी नियुक्त हुई थी सरोजिनी नायडू। आगे देखेंगे दोस्तों। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दिया है? तो सरोजिनी नायडू को। किसको? सरोजिनी नायडू को।
सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे? तो ये थे टी प्रकाशम। कौन हो जाएंगे? टी प्रकाशम हो जाएंगे। टी प्रकाशम एक भारतीय राजनीतिक और मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री थे जिन्हें आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1953 ईस्वी में मद्रास राज्य के विभाजन के बाद स्थापित आंध्र प्रदेश राज्य के वह प्रथम मुख्यमंत्री बने। अगला है, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो वे हैं वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बारदोली की महिलाओं ने उसे सरदार की उपाधि दी थी। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना था? किसका उपनाम महामना था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम महामना था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बारे में, इनके बारे में देख भी लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा, देखिए इधर मदन मोहन मालवीय का उपनाम जो था वह था महामना था। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना और एनी बेसेंट की सहायता से किया था। वर्ष 2015 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी ने किसे दीनबंधु की उपाधि दी थी? तो किसे दी थी दीनबंधु की उपाधि? तो दी गई थी CF एंड्रयूज को। किसको? CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी गई थी, CF एंड्रयूज को। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था। ब्लडी मैरी किसका नाम उपनाम था? मैरी प्रथम का। मैरी प्रथम जो थी 1553 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड और आयरलैंड की राजधानी थी। अपने शासनकाल में प्रोटेस्टेंटों को दी गई मौत की जघन्य सजाओं में उन्होंने खूनी मैरी या ब्लडी मैरी के नाम से कुख्यात कर दिया। अगला है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है। सबने अफगान आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी या सरहदी गांधी तथा बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो ये बादशाह खां के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अब्दुल गफ्फार खां प्रसिद्ध हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। ये थे खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कायद और आजम नाम दिया गया, तो किसको दिया गया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायद और आजम नाम दिया गया था। वर्ष 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग की बैठक में जिन्ना ने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव रखा। कब? 1940 में। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उनके संपादन से सही मिलान नहीं हुआ है? तो हम लोग डायरेक्ट इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बंगाल में क्रांतिकारियों का, यहाँ पे हम बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन जो था अनुशीलन समिति था, जिसका गठन जो किया गया कब? 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने स्थापना की, जबकि कलकत्ता में प्रमथ नाथ मित्र ने किया। अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के 2 सदस्यों में वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया, जबकि वंदे मातरम जो अरविंदो घोष और न्यू इंडिया जो था वो बिपिन चंद्र पाल एवं संध्या ब्रह्मबाधो उपाध्याय द्वारा संपादित है। अतः विकल्प डी का जो है उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? तो कहे थे महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। धरती सभी के लिए लालच के लिए नहीं बल्कि सभी को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, कथन महात्मा गांधी का है। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, किसने कहा था? तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के लिए स्वच्छता और स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अन्य प्रमुख व्यक्ति उनके प्रसिद्ध नारों के बारे में देख लेते हैं। तो करो और मरो महात्मा गांधी, पुनः वेदों को चलो तो दयानंद सरस्वती, स्वराज में राजन सिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक,
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसमें मैं इसे लेकर रहूँगा नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आगे निम्नलिखित में से राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो किसने कहा था? तो ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा महान राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने निम्न नारे थे यूसुफ मेहर अली जी दिए थे, वो कहे थे करो या मरो। क्या कहते? करो या मरो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये टैक्स मत दो। कौन? कर मत दो या टैक्स मत दो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? तो दिए थे बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो लिया गया है आनंद मठ से। किससे? आनंद मठ से। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसकी रचना जो था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, वह निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? तो किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक निम्न में से कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो थे ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। अगला जो है क्वेश्चन वह है देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो हो जाएंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। कौन हो जाएंगे? अल्लामा मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। इनके बारे में देख लेते हैं। तो देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। यह गीत उन्हें वर्ष 1905 में लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो थी वो ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। इसमें देख लेते हैं हम गुलामगिरी। कौन हो जाएगी? गुलामगिरी। और भी जो पुस्तक हैं जैसे कि देखिए यहाँ पे गुलामगिरी हो जाएगी ज्योतिबा फूले के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। विंग ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। और माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र जो था वो था बंगाल गजट। कौन हो जाएगा? बंगाल गजट। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय जो था जेम्स ऑगस्टन हिक्की को जाता है। इसने 1780 ईस्वी में दी बंगाल गजट का प्रकाशन किया, किंतु कंपनी के कुछ अधिकारियों की आलोचना के कारण प्रेस जब्त कर लिया गया। जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में प्रकाशित द बंगाल गजट या द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। 1780 ईस्वी में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय पत्र था। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन जो था दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो वह था राष्ट्र गुफ्तार। कौन था? हो जाएगा राष्ट्र गुफ्तार हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गुफ्तार नामक अखबार का संपादन किया था। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक जो थी प्रॉवर्टी एंड अन्य ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भारत में प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा उदंड मार्तंड। क्या हो जाएगा? उदंड मार्तंड हो जाएगा। उदंड मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन जो था 30 मई 1826 में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। इसका प्रकाशन मूलतः कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दी हिंदू समाचार पत्र के एक संस्थापक हैं जिनकी स्थापना 1878 में की गई थी? तो ये थे जी सुब्रमण्या अय्यर। कौन हो जाएंगे? जी सुब्रमण्या अय्यर। इनके बारे में देख लेते हैं। तो चेन्नई या मद्रास में प्रकाशित दी हिंदू न्यूज़पेपर अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचार पत्र है। इसकी स्थापना जी सुब्रमण्या
आयर ने 1878 ईस्वी में की थी। प्रारंभ में यह समाचार पत्र साप्ताहिक था, परंतु 1889 ईस्वी में इसे दैनिक समाचार पत्र के रूप में ले लिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 1924 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बम्बई की एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य था अस्पृश्य लोगों को नैतिक और भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? तो केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। मराठी साप्ताहिक अखबार केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे, परंतु केसरी के प्रथम संपादक जीजी आगरकर ने। अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार मराठा के प्रथम संपादक जो थे वे बाल गंगाधर तिलक थे। अगला दी लाइन, मुहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो यह था सर सैयद अहमद खां का। किसका? सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे। उन्होंने मोहम्मद एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना की, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। दी रॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया सर सैयद अहमद खान से संबंधित एक समाचार पत्र था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने श्रीमद्भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो किया था चार्ल्स विल्किंस ने। किसने? चार्ल्स विल्किंस ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्रांतिकारी गतिविधियां देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसका संबंध जो था गदर पार्टी से नहीं था? किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? बाबा गुरबीत सिंह। किसका? बाबा गुरबीत सिंह का नहीं था। 1813 ईस्वी में सोहन सिंह भागना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे एक संस्था का नाम गदर भी पड़ गया था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीमा काजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम प्रमुख थे। उल्लेखनीय है कि बाबा गुरदीत सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी का गठन में हुआ था, तो कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में पराधीन भारत के अंग्रेजों को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी, जिसे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। इस पार्टी का मुख्यालय जो था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। अगला है नवंबर 1915 को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई। तो किसको? करतार सिंह सराभा को। किसको? करतार सिंह सराभा को। नवंबर 1915 में करतार सिंह सराभा को लाहौर में उसकी फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था। 9 फरवरी 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया और यह घटना काकोरी कांड अब काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें प्रसिद्ध जो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशनलाल, राजेंद्र लहड़ी को फांसी हुआ था, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद इसमें फरार हो गए थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी जो था काकोरी रेल लूटकांड से शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था शामिल? तो वे थे भगत सिंह। कौन हो जाएंगे? भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य, जिन्होंने अपने सहयोगी के साथ काकोरी में ट्रेन लूट को अंजाम दिया था? तो ये थे अशफाक उल्ला खां। कौन हो जाएंगे? अशफाक उल्ला खां हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? तो 1925 में हुआ था। निम्न में से
कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो कौन थे हो जाएंगे? तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? किसने लूटा का षड्यंत्र रचा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान हो जाएंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन जो थे, कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामलों में अभियुक्त नहीं था? तो कौन नहीं थे? तो हो जाएंगे भगत सिंह। कौन हो जाएगा? भगत सिंह नहीं थे। आगे है, कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटू मारू जो था एक पोत था, एक पोत का नाम था कामागाटू मारू। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कामागाटा मारू जो था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उसमें 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। लेकिन यह तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रजातियों से संबंधित कड़े कानूनी प्रावधान के कारण उसे कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। मित्र मेला वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो कब? 1900 में। 1900 में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मित्र मेला 1899 और 1900 में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। यह संगठन ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तन हो गया। 1904 में क्रांतिकारियों ने गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो कौन किया था? वीडी सावरकर ने किया था। किसने? वीडी सावरकर हो जाएंगे। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में, स्थान नासिक हो जाएगा, संस्थापक वीडी सावरकर हो जाएंगे। वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। आगे, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किए थे विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था अरविंद जी को। आगे देखते हैं इनके बारे में। तो अरविंद घोष 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। अगला, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त विद्रोह का विचार किया था। तो यह बाघा जतिन ने। किसने? बाघा जतिन ने। भारतीय क्रांतिकारी बाघा जतिन ने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त विद्रोह का विचार किया था। वह युगांतर पार्टी के एक प्रमुख थे, जो बंगाल में स्वतंत्रता सेनानियों का एक मुख्य क्रांतिकारी संगठन था। निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारियों की पहचान करना है। तो कौन हो जाएंगे? खुदीराम बोस हो जाएंगे। इनके बारे में देख लेते हैं। तो खुदीराम बोस का जन्म जो बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड में इन्हें फांसी दी गई थी। निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की गई थी? कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो ये थे मदन लाल डिगोरा। कौन थे? मदन लाल डिगोरा। 1909 में मदन लाल डिगोरा ने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। इस हत्या के आरोप में उसे कोर्ट के आदेश पर 17 अगस्त 1909 में लंदन की पेटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो कब किया गया था? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो किया गया था आपका 1928 में। कब? 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का गठन 1928 में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। इसके पूर्ववर्ती संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसे HSRA की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1928 में। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। अगला है, 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? किसने बम फेंका था? तो ये थे बटुकेश्वर दत्त ने। किसने? बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे। तो 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक बिल के विरोध में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था।
किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था? तो किसने किया था? तो इनको देख लेते हैं। तो ये थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था। इनके बारे में देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था। इसकी स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थापित की गई थी। अगला जो है वो टॉपिक है 1857 की क्रांति एवं अन्य जन आंदोलन। इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।